दुनिया के एक देश के ऊपर एक आतंकवादी संगठन के द्वारा वहां के लोकतांत्रिक सरकार को ध्वस्त कर दिया जाता है और उसके बाद उस आतंकवादी संगठन के द्वारा उस देश के ऊपर कब्जा भी कर लिया जाता है। और इन सब के बीच दुनिया भर के तमाम बड़े देश जो समय समय पर मानवाधिकार और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो इस सारे नज़ारे को चुपचाप बैठकर देखते रहे और कुछ नहीं किया। और दुनिया के उस देश का नाम अफगानिस्तान है और उस आतंकवादी संगठन का नाम तालिबान है। आखिर ये तालिबान वाले हैं कौन? ये तालिबान वाले चाहते क्या हैं और ये तालिबान वाले आए कहाँ से? रसिया आखिर अफगानिस्तान को छोड़कर क्यों भाग गया और अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों आया और उसके बाद उसको भी क्यों वापस जाना पड़ा? आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रियांशु नाम है मेरा और आप देख रहे हैं रॉ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। दोस्तों, भले ही ये कहानी चल रही हो 2021 में, लेकिन इस कहानी की भूमिका को समझने के लिए हमें कम से कम 100 साल पीछे चलना पड़ेगा। 1919 वो साल जिस साल ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। अफगानिस्तान अब एक आज़ाद राज्य बन चुका था, अब एक आज़ाद देश बन चुका था। उसके बाद वहाँ पे शाह डायनेस्टी की तानाशाह सरकार की स्थापना होती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सीन बदलती है 1973 में। शाह डायनेस्टी के आखिरी रूलर मोहम्मद जहीर शाह अपना इलाज करवाने के लिए इटली जाते हैं। उनके इटली जाने के बाद उनके ही सेनाध्यक्ष दाऊद खान ने तख्ता पलट कर लिया और पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद दाऊद खान लोगों से ये वादा करता है कि वो अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करेगा और एक संविधान भी बनाएगा। जिसके बाद लोग ये सोचते हैं कि एक संविधान और एक लोकतांत्रिक सरकार तो कहीं बेहतर है एक राजा से। लेकिन दोस्तों, हम सभी को तो पता ही है कि नेता अक्सर कई बातें भूल जाते हैं। अगर वो ना भूलें तो फिर जानबूझकर भुला देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अफगानिस्तान में भी। 1977 में जब दाऊद खान अफगानिस्तान के लिए एक नया संविधान लेकर के आते हैं तो उन्होंने वन पार्टी सिस्टम की स्थापना की। मतलब अफगानिस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी होगी। भाई साहब, ये कौन सा लोकतंत्र हुआ? लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब वे खुद के पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जैसे तमाम बड़े बड़े पद अपने पास ही रख लिए। और ये बात भी लाजमी है दोस्तों कि अफगानिस्तान के लोगों को उनकी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अफगानिस्तान के लोग इसका विरोध करने लगे, अलग अलग जगहों पर विद्रोह होने लगा। और दाऊद खान के खिलाफ इस विद्रोह को जो नेता लीड कर रहे थे उनका नाम था मोहम्मद तारिक अंसारी। फाइनली 1978 में मोहम्मद तारिक अंसारी जीत जाते हैं और उस रिवॉल्यूशन को हम लोग हिस्ट्री की किताब में पढ़ते हैं सावर रिवॉल्यूशन के नाम से। मोहम्मद तारिक अंसारी जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, इससे ये बात भी क्लियर थी कि उनको यूएसएसआर रसिया का पूरा सपोर्ट हासिल था। और दोस्तों, रूस के ही कहने पर वो अफगानिस्तान के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश करने लगे। नए नए स्कूल्स खुलवाए गए, कॉलेजेस बनवाए गए, यूनिवर्सिटीज़ खुलवाई गई और महिलाओं के शिक्षा पर विशेष ध्यान भी दिया जाने लगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू हो जाता है सोवियत संघ का प्रभाव अफगानिस्तान के ऊपर। नूर मोहम्मद तरीकी ने अफगानिस्तान के महिलाओं का पुराना कल्चर जो कि बुर्का पहनना था, उन्होंने इसको भी ख़त्म करते हुए कहा कि महिलाएं अपने मर्जी से ड्रेसेज पहन सकती हैं। जिसके बाद अफगानिस्तान जो कि एक इस्लामिक स्टेट था, एक इस्लामिक कंट्री था, वहाँ पर इसका विरोध होने लगा और नूर मोहम्मद तारिकी के खिलाफ धर्म कट्टरपंथ लोग बोलने लगे। अलग अलग जगहों पर धर्म कट्टरपंथ लोग इसका विरोध करने लगे। और दोस्तों, इसी को अमेरिका ने एक अवसर बनाया और वहाँ के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि देखो, तुम्हारा धर्म खतरे में है, इसके लिए आवाज़ उठाओ, लड़ो। और उसके बाद अमेरिका ने अपने खुफिया एजेंसी की मदद से नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुल्ला आमीन को अपने साथ मिला लिया। हफीजुल्ला जो कि खुद एक कम्युनिस्ट लीडर थे, वो अमेरिका की बातों में आ जाते हैं और नूर मोहम्मद तारिकी की हत्या करवा देते हैं। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि नूर मोहम्मद तारिकी खुद बड़े मासूम थे, क्योंकि उन्होंने भी हफीजुल्ला आमीन की कई बार हत्या करवाने की कोशिश की थी। उसके बाद हफीजुल्ला आमीन धर्म कट्टरपंथ के आवाज़ को दबाने के लिए वहाँ पे मॉस्क्यूज बनवाने शुरू कर दिए, कुरान की कापियाँ बंटवानी शुरू कर दी और अपने भाषणों में अल्लाह का नाम लेना भी शुरू कर दिया। और दोस्तों, ये बात भी स्वाभाविक है कि हफीजुल्ला आमीन की ये सारी बातें रूस को, सोवियत संघ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और दोस्तों, दिसंबर 1979 में सोवियत संघ हत्या करवा देता है हफीजुल्ला आमीन का। और दोस्तों, इसके पीछे कारण भी होता है क्योंकि हफीजुल्ला आमीन की वजह से रूस की कम्युनिस्ट विचारधारा बदनाम हो रही थी अफगानिस्तान के अंदर। और दोस्तों, यहीं से डायरेक्ट एंट्री होती है सोवियत संघ का अफगानिस्तान के अंदर। और उसके बाद सोवियत संघ करमाल को नया राष्ट्रपति बनाता है अफगानिस्तान का। और उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद 2700 से भी ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करवा दिए। और दोस्तों, वो अफगानिस्तान में एक नया झंडा लेकर के आते हैं। अफगानिस्तान के लोगों से ये वादा करते हैं कि वो अफगानिस्तान में अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। वो अफगानिस्तान के लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी देते हैं और संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी जोड़ देते हैं।
और दोस्तों धीरे धीरे रसिया का प्रभाव धीरे धीरे अफगानिस्तान के अंदर बढ़ने लगता है और अफगानिस्तान में थोड़ी थोड़ी शांति आने लगती है। लेकिन दोस्तों शायद आपको पता होगा कि उस दौरान विश्व की दो सबसे बड़ी शक्तियां यूएसए और यूएसएसआर, जिसको रसिया लीड कर रहा था, उन दोनों के बीच कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। और ये दोनों ही देश एक दूसरे को कभी भी आगे बढ़ते हुए तो नहीं देख सकते थे। और कुछ ऐसा ही किया अमेरिका ने अपने खुफिया एजेंसी CIA की मदद से सबसे बड़ा सीक्रेट मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन साइक्लोन। और अमेरिका ने मुजाहिदीनों को तैयार करना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन वो लोग होते हैं जो मजहब को नेगेटिव वे में लेते हैं और मजहब को नेगेटिव वे में सबसे ऊपर मानते हैं। और मुजाहिदीन उस समय एक गोरिल्ला फाइटर्स भी हुआ करते थे। और अमेरिका उन लोगों को ये भड़काने लगा और ये बताने लगा कि आपका धर्म खतरे में है, आप इसके लिए खड़े हो और आप लड़ो। और इसके बाद अमेरिका मुजाहिदीनों की मदद करने लगा, हथियार देने लगा, पैसे देने लगा। और दोस्तों जहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है वहाँ पे पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुजाहिदीनों को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब भी पहुँच गए और यहाँ तक कि ब्रिटेन भी पहुँच गया। दोस्तों फाइनली 1998 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीब उल्लाह के कार्यकाल में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जिसको हम लोग जानते हैं जिनेवा एकॉर्ड के नाम से। दोस्तों इस पीस एग्रीमेंट में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही एक दूसरे के देश में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और इस पीस एग्रीमेंट के गारंटर होते हैं यूएसए और यूएसएसआर। उसके बाद सोवियत संघ अमेरिका से यह कहता है कि अगर अमेरिका मुजाहिदीनों को पैसे और हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा तो हम भी अफगानिस्तान छोड़कर अपने देश चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी थी कि 1988 के टाइम पे यूएसएसआर का हालत पूरी तरह से खराब हो चुका था। यूएसएसआर के पास इतना शक्ति नहीं बचा था कि वो अफगानिस्तान में रहकर अपने सेनाओं का खर्चा उठा सके। और फाइनली 9 साल के बाद 1989 में सोवियत संघ अपनी सेना लेकर वापस चला गया। 1987 में नजीब उल्लाह एक नए संविधान के साथ आते हैं और देश में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पावर को भी कम कर दिया और इसके साथ ही साथ उन्होंने वन पार्टी सिस्टम को भी खत्म कर दिया। और 1988 में अफगानिस्तान में इलेक्शंस होते हैं और नजीब उल्लाह की PDP धूमधाम से जीत जाती है। लेकिन इस समय भी धर्म कट्टरपंथ लोग शांत नहीं थे, इसीलिए नजीब उल्लाह ने 1990 में अफगानिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया ताकि शांति बनी रहे। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका को अब भी ये लग रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर इस्लाम खतरे में है और अमेरिका अब भी मुजाहिदीनों को हथियार और पैसे सप्लाई करता रहा। अमेरिका पहले पैसे को पाकिस्तान भेजता था और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा वो पैसे अफगानिस्तान पहुंचाए जाते थे और सऊदी अरब से लोगों को बुला करके अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग भी देता था। भाई साहब आतंकवाद को कोई इतना बढ़ावा कैसे दे सकता है। और अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस कारनामे की वजह से अफगानिस्तान के अंदर एक सिविल वार छिड़ जाता है और फाइनली 1992 में मुजाहिदीन उस सिविल वार को जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। मुजाहिदीन जो कि खुद एक अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से मिलकर बना था, अब उनके अंदर सिविल वार होने लगा। मतलब अफगानिस्तान के अंदर सिविल वार हुआ, उसमें मुजाहिदीन जीत गए और अब मुजाहिदीन के अंदर सिविल वार होने लगा। और इन सबके बीच 1992 में बुरहानुद्दीन रब्बानी को नया लीडर बनाया जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान का। लेकिन दोस्तों इस दौरान मुजाहिदीनों के अंदर अलग अलग गुट बन जाते हैं। भाई वो तुम्हारा आइडिया है, ये हमारा आइडिया है। और दोस्तों 1996 में मुजाहिदीनों के अंदर से ही एक गुट निकल करके आता है जिसको हम लोग जानते हैं आतंकवादी संगठन तालिबान के नाम से। पश्तून भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट। और दोस्तों तालिबान बनाया भी गया था एक छात्र नेता मुल्ला ओमर के द्वारा। और उसके बाद तालिबानी लोग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फैलाने लगे, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने लगे। दोस्तों यहाँ तक कहानी जानने के बाद ये पता चलता है कि तालिबान जैसा आतंकवादी संगठन बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, USA के द्वारा। और दोस्तों उसके बाद फाइनली सितंबर 1996 में तालिबानी कैप्चर कर लेते हैं काबुल को। शुरुआत में अफगानिस्तान के कॉमन लोग तालिबानियों को सपोर्ट किए और उन लोगों को ये लगा कम से कम अब तो एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल गया भाई। और दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, शुरुआत के दिनों में तालिबानी लोग अफगानिस्तान को पीसफुल भी बनाए थे। लेकिन दोस्तों वो तालिबानी लोग इस मुखौटे को ज़्यादा दिन तक पहन के तो नहीं रह सकते थे, कभी ना कभी ये बाहर तो आना ही था। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, समय के साथ तालिबानियों के जज्बात बदल गए, बातें बदल गई। तालिबानी लोग अजब गजब के कानून भी बनाने लगे। सिनेमा, टीवी, चेस, पेंटिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी जैसे कई चीज़ों पर बैन लग गया। और यहाँ तक कि इंटरनेट को भी तालिबानियों ने अफगानिस्तान में बैन कर दिया। और अगर आपको अफगानिस्तान में रहना है तो आपको क्लीन शेव नहीं रखना है, आपको दाढ़ी रखना पड़ेगा। फॉरेनर्स को अफगानिस्तान में आने से बैन कर दिया। UN के कई सारे ऑफिसेज को ढहा दिए गए।
तालिबानियों ने एनजीओज को बैन कर दिया और 10 साल से ऊपर के लड़कियों का एजुकेशन भी बैन कर दिया उन्होंने। फीमेल्स अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ एक मील जरूर होना चाहिए। और तालिबानी लोग नॉन पश्तून मुस्लिम्स की हत्या भी करने लगे और हिंदुओं को एक अलग बैच भी दिया जाने लगा और नजीब उल्लाह की हत्या भी कर दी गई। लेट 90s में मुजाहिदीनों ने कोशिश की कि वो तालिबानियों से लड़ सकें और उनको हरा सकें, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहे और उनको नॉर्दर्न अलायंस भी कहा गया था। दोस्तों, क्या आपको एक बात पता है, उस समय भी 3 देश ऐसे थे जो तालिबानियों को सपोर्ट करते थे और उसमें था यूएई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। और फाइनली 2001 में नॉर्दर्न अलायंस हार जाती है और तालिबानियों का पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। और 2001 में ही नॉर्दर्न अलायंस को लीड करने वाले नेता अहमद शाह मसूद की भी हत्या करवा दी तालिबानियों ने। दोस्तों, उसके बाद 11 सितंबर 2001 को एक घटना घटती है जो पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को बदल कर रख देती है। और दोस्तों, होता यह है कि एक आतंकवादी संगठन अल कायदा अमेरिका पे अटैक करवाता है उसका प्लेन हाईजैक करके। और दोस्तों, उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं और इन सब की जिम्मेदारी लेता है अल कायदा प्रमुख एक सऊदी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन। दोस्तों, आप लोगों के मन में ये बात जरूर चल रहा होगा कि अगर ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे अटैक किया, अगर अल कायदा ग्रुप ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया, तो फिर अमेरिका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान क्यों आया तालिबानियों से। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी यह है कि तालिबानियों ने मदद की थी अल कायदा ग्रुप की। तालिबानियों ने ओसामा बिन लादेन को छुपने के लिए जगह दिया था। उसके बाद ओसामा बिन लादेन अमेरिका को एक चिट्ठी लिखता है और ये बतलाता है कि मैंने अपना बदला ले लिया, मैंने अपना रिवेंज ले लिया। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन ने रिवेंज लिया, उसके पीछे की भी एक अलग कहानी है, एक दूसरी कहानी है। अगर आप लोग उस कहानी को जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। खैर, हम लोग अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका भी चाहता है कि मैं भी बदला लूं, मैं भी रिवेंज लूं। और दोस्तों, अमेरिका कई सारे एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाता है और ये बात भी लाजमी है कि उस एयर स्ट्राइक्स में कई सारे सिविलियंस भी मारे जाते हैं। और दोस्तों, फाइनली 2001 में अमेरिका नॉर्दर्न अलायंस की मदद से तालिबानियों को खदेड़ देता है, भगा देता है और हामिद करजाई को नया राष्ट्रपति बनाया जाता है अफगानिस्तान का। और दोस्तों, उसके बाद 2004 में अफगानिस्तान में इलेक्शन होते हैं और उसमें हामिद करजाई आसानी से जीत जाते हैं। और दोस्तों, उसमें 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने वोट किया था और फाइनली दोस्तों करजाई उस इलेक्शन को जीत जाते हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है भारत और अफगानिस्तान के अच्छे रिश्तों की। और दोस्तों, फाइनली 2011 में अमेरिका आतंकवादियों के गढ़ मतलब पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार देता है। और दोस्तों, 2015 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह बात सामने आती है कि तालिबान का जो असली नेता था ओमर मुल्ला, उसकी मृत्यु हो गई है 2013 में किसी बीमारी की वजह से। फरवरी 2020 अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीस टॉक शुरू करते हैं, शांति वार्ता शुरू करते हैं आतंकवादी संगठन तालिबान के साथ। दोस्तों, इसमें अमेरिका ये कहता है कि अगर तालिबान अपने सारे रिश्ते, अपने सारे नाते अल कायदा ग्रुप से तोड़ देता है तो अमेरिका वापस चला जाएगा अफगानिस्तान को छोड़कर। दोस्तों, अमेरिका के लोगों का भी यही मानना है। अमेरिका के लोगों का ये मानना है कि अगर अफगानिस्तान हमारा इशू नहीं है, हमारा मुद्दा नहीं है, तब हम अपने सैनिकों को, हम अपने पैसे वहाँ पे खर्च क्यों करें। और ये बात भी सच है दोस्तों, अमेरिका इस दौरान $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पैसे खर्च कर चुका होता है अफगानिस्तान के अंदर। खैर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते हैं और अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं जो बाइडेन। दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ये फैसला ले लेते हैं कि वह अपने आर्मी ट्रूप्स को वापस बुला रहे हैं अमेरिका अफगानिस्तान से। और दोस्तों, जो बाइडेन के इस फैसले का दुनिया भर के लोग विरोध करते हैं, दुनिया भर के लोग अमेरिका से ये पूछते हैं और अमेरिका से ये जानना चाहते हैं कि अगर अमेरिका का मिशन ओसामा बिन लादेन को मारना था तो 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद अमेरिका वापस क्यों नहीं चला गया अफगानिस्तान को छोड़कर। और अगर अमेरिका का मिशन वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना था और तालिबानियों को खत्म करना था, तब तो अमेरिका पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसका बचाव करते हुए कहते हैं कि 3 लाख अफगानी सैनिक आराम से हरा सकते हैं 50,000 तालिबानियों को। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही है। आज तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर चुका है अफगानिस्तान के ऊपर और अत्याचार कर रहा है वहां के लोगों पर। दोस्तों, 1919 से 2020 तक मतलब लगभग 100 साल की कहानी जानने के बाद वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे 50,000 तालिबानी 3 लाख अफगानी सैनिकों को हरा दिए, कैसे दुनिया भर के देश इस चीज को चुपचाप बैठकर देखते रहे और तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे और तालिबान आज के समय में अफगानियों के ऊपर कैसा अत्याचार कर रहा है। इसीलिए वीडियो के अगले पार्ट को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो देखने के बाद तालिबान और अफगानिस्तान का इशू समझने में मदद मिला हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल रॉ इंडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और दोस्तों, अफगानिस्तान वाले क्राइसिस पे आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना
मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।